हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में रसायन शास्त्र के काफ़ी महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे। ये जो 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है। ए ऑप्शन है सोडा, बी ऑप्शन है विरंजक चूर्ण, सी ऑप्शन है नमक, डी ऑप्शन है बेकिंग सोडा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है। तो विरंजक चूर्ण है, इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो NaCl होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, दो नंबर प्रश्न है कि हमारे शरीर का pH मान कितना होता है। ए ऑप्शन है 7 से 7.8 के बीच, बी ऑप्शन है 8 से 8.4 के बीच, सी ऑप्शन है 9 से 9.9 के बीच, डी ऑप्शन है 7.4 से अधिक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हमारे शरीर का pH मान कितना होता है। तो 7 से 7.8 के बीच में होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न है कि धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं। ए ऑप्शन है अम्लीय, बी ऑप्शन है क्षारीय, सी ऑप्शन है लवणीय, डी ऑप्शन है जलीय। तो यहाँ पे आपको बताना है कि धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं। तो धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न है कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। ए ऑप्शन है सोना, बी ऑप्शन है चांदी, सी ऑप्शन है लवण और जल, डी ऑप्शन है दूध। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। तो लवण और जल बनाते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न है कि लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ए ऑप्शन है फॉर्मिक अम्ल, बी ऑप्शन है सिट्रिक अम्ल, सी ऑप्शन है मैलिक अम्ल, डी ऑप्शन है टार्टरिक अम्ल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो लाल चींटी में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है, तो मेथेनोइक अम्ल होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। रसायन शास्त्र के काफी महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको बोलना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न है कि दांत का क्षय कब शुरू होने लगता है। ए ऑप्शन है जब मुंह का pH मान 6 से अधिक हो, बी ऑप्शन है जब मुंह का pH मान 5.5 से कम हो, सी ऑप्शन है जब मुंह का pH 6.5 से अधिक हो, डी ऑप्शन है जब मुंह का pH मान 7 से अधिक हो। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दांत का क्षय कब शुरू होने लगता है। तो जब मुंह का pH मान 5.5 से कम हो जाता है तो हमारे दांत खराब होने लगते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न है कि रक्त का pH मान कितना होता है। ए ऑप्शन है 7.4, बी ऑप्शन है 6, सी ऑप्शन है 9, डी ऑप्शन है 4। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रक्त का pH मान कितना होता है। तो रक्त का pH मान 7.4 होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और रक्त लाल किसके कारण से दिखाई देता है,
तो हीमोग्लोबिन के कारण से दिखाई देता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है। ए ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है 6, सी ऑप्शन है 5.6, डी ऑप्शन है 7। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है। तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अम्लीय वर्षा किसके कारण से होता है, तो SO2 और NO2 के कारण से होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि कौन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ए ऑप्शन है क्षार, बी ऑप्शन है अम्ल, सी ऑप्शन है मिठाई, डी ऑप्शन है ये सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो जो क्षार होता है ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो अम्ल होता है ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि पीएच स्केल पर अगर किसी विलयन का पीएच मान 0 से 7 के बीच हो तो वह होगा। ए ऑप्शन है अम्लीय, बी ऑप्शन है क्षारीय, सी ऑप्शन है लवण, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पीएच स्केल पर अगर किसी विलयन का पीएच मान 0 से लेके 7 के बीच में होगा तो वो कैसा होगा, तो वो अम्लीय होगा, इसे आपको याद रखना है। अगर 7 से लेके 14 के बीच में होगा तो वो क्षारीय होगा, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और जिस भी विलयन का पीएच मान 7 होगा वो उदासीन होगा, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है। ए ऑप्शन है जूट से, बी ऑप्शन है शीशम से, सी ऑप्शन है लाइकेन से, डी ऑप्शन है बरगद से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है। तो लिटमस पत्र लाइकेन से प्राप्त होता है, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और लिटमस पत्र का उपयोग हम कहाँ पे करते हैं, तो अम्ल और क्षार का पता लगाने में करते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि अम्ल स्वाद में कैसा होता है। ए ऑप्शन है खट्टा, बी ऑप्शन है कड़वा, सी ऑप्शन है तीखा, डी ऑप्शन है मीठा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अम्ल स्वाद में कैसा होता है। तो अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो क्षार होता है ये स्वाद में कड़वा होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से क्या बनता है। ए ऑप्शन है आयनिक यौगिक, बी ऑप्शन है हाइड्रोकार्बन, सी ऑप्शन है हैलोजन, डी ऑप्शन है अम्लराज। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से क्या बनता है। तो हाइड्रोकार्बन बनता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन मीथेन होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि हीरा और ग्रेफाइट किसका अपरूप होता है। ए ऑप्शन है सोना का, बी ऑप्शन है चांदी का, सी ऑप्शन है कार्बन का, डी ऑप्शन है लोहा का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हीरा और ग्रेफाइट किसका अपरूप होता है। तो हीरा और ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और विद्युत का सबसे सर्वोत्तम चालक चांदी होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन सा है। ए ऑप्शन है मीथेन, बी ऑप्शन है इथेन, सी ऑप्शन है प्रोपेन, डी ऑप्शन है ब्यूटेन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन सा है। तो सरलतम हाइड्रोकार्बन मीथेन होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। ए ऑप्शन है हीरा, बी ऑप्शन है सोना, सी ऑप्शन है लोहा, डी ऑप्शन है पीतल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। तो हीरा होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो हीरा होता है ये अधातु होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है।
आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि बॉन्ड OH का क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है कीटोन, बी ऑप्शन है एल्डिहाइड, सी ऑप्शन है एल्कोहल, डी ऑप्शन है मीथेन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बॉन्ड OH का क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, तो एल्कोहल कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन अक्रिय तत्व है। ए ऑप्शन है कार्बन, बी ऑप्शन है हीलियम, सी ऑप्शन है सोना, डी ऑप्शन है हाइड्रोजन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन अक्रिय तत्व है। तो जो हीलियम होता है ये अक्रिय तत्व होता है, ये किसी अन्य तत्व से अभिक्रिया नहीं करता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि कोयला किस प्रकार का ईंधन है। ए ऑप्शन है नवीकरणीय, बी ऑप्शन है अनवीकरणीय, सी ऑप्शन है प्राकृतिक स्रोत, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कोयला किस प्रकार का ईंधन है। तो जो कोयला है ये अनवीकरणीय ईंधन है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। कोयला आने वाले समय में खत्म हो जाएगा, इसका भंडारण सीमित है और कोयला 4 प्रकार के होते हैं, इसे आपको याद रखना है। और सबसे अच्छा कोयला एंथ्रोसाइड होता है और सबसे खराब कोयला पीट होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है। ए ऑप्शन है आइसोप्रीन का, बी ऑप्शन है एसिटिलीन का, सी ऑप्शन है कार्बन का, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है। तो प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन का बहुलक है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि भारत के किस राज्य में रबर की खेती सबसे अधिक होती है। तो केरल में होती है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया। ए ऑप्शन है मोसले ने, बी ऑप्शन है न्यूलैंड्स ने, सी ऑप्शन है मेंडलीफ ने, डी ऑप्शन है न्यूटन ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया। तो मोसले ने किया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आवर्त सारणी का निर्माण सबसे पहले किसने किया, तो मेंडलीफ ने किया। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है आवर्त, बी ऑप्शन है वर्ग, सी ऑप्शन है समूह, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी में जो ये क्षैतिज कतारें होती हैं इसे क्या कहा जाता है। तो इसे आवर्त कहते हैं। और आवर्तों की संख्या कितनी होती है, तो आवर्तों की संख्या 7 होती है। और आधुनिक आवर्त सारणी में जो ऊर्ध्वाधर कतार होते हैं इसे क्या कहते हैं, तो इसे वर्ग या समूह कहते हैं। और वर्ग या समूहों की संख्या कितनी होती है, तो 18 होती है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर रखा गया है। ए ऑप्शन है परमाणु आयतन के आधार पर, बी ऑप्शन है परमाणु घनत्व के आधार पर, सी ऑप्शन है परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, डी ऑप्शन है परमाणु संख्या के आधार पर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर रखा गया है। तो परमाणु संख्या के आधार पर रखा गया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है चालक, बी ऑप्शन है कुचालक, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कुचालक कहते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसे चालक कहते हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि वो कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है। ए ऑप्शन है चांदी, बी ऑप्शन है लोहा, सी ऑप्शन है ग्रेफाइट, डी ऑप्शन है हीरा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि वो कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है।
तो ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। ए ऑप्शन है सोडियम को, बी ऑप्शन है लोहा को, सी ऑप्शन है आलू को, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। तो सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सोडियम को हम कहाँ पे रखते हैं, तो किरोसिन तेल में डुबा के रखते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि कौन ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव के रूप में पाया जाता है। ए ऑप्शन है मरकरी, बी ऑप्शन है ब्रोमीन, सी ऑप्शन है सोडियम, डी ऑप्शन है पोटेशियम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव के रूप में पाया जाता है। तो मरकरी पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि कौन ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव के रूप में पाया जाता है, तो ब्रोमीन है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस धातु को किरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है। ए ऑप्शन है सोडियम को, बी ऑप्शन है ब्रोमीन को, सी ऑप्शन है पोटेशियम को, डी ऑप्शन है कार्बन को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से किस धातु को किरोसिन तेल में डुबा के रखते हैं। तो सोडियम को किरोसिन तेल में डुबा के रखते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सोडियम का संकेत Na होता है और सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है। ए ऑप्शन है लोहा का, बी ऑप्शन है जिंक का, सी ऑप्शन है कॉपर का, डी ऑप्शन है सोडियम का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है। तो हेमेटाइट लोहा का अयस्क है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि मैग्नेटाइट किस धातु का अयस्क है। तो मैग्नेटाइट लोहा का अयस्क है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है गैंग, बी ऑप्शन है पत्थर, सी ऑप्शन है भर्जन, डी ऑप्शन है सांद्रण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं। तो गैंग कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न है कि लोहा ऑक्सीजन से संयोग करके क्या बनाता है। ए ऑप्शन है लौह ऑक्साइड, बी ऑप्शन है लौह कार्बोनेट, सी ऑप्शन है लौह सल्फेट, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लोहा ऑक्सीजन से संयोग करके क्या बनाता है। तो लौह ऑक्साइड बनाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न है कि एलपीजी एक गंधहीन गैस है, इसमें गंध के लिए क्या मिलाया जाता है। ए ऑप्शन है मीथेन, बी ऑप्शन है इथेन, सी ऑप्शन है प्रोपेन, डी ऑप्शन है एथिल मार्केप्टोन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो एलपीजी होता है ये एक गंधहीन गैस होता है, तो इसमें गंध के लिए क्या मिलाया जाता है। तो एथिल मार्केप्टोन मिलाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और एलपीजी गैस का मुख्य अवयव कौन सा गैस होता है। तो ब्यूटेन होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न है कि सीएनजी का मुख्य अवयव निम्न में से कौन सा है। ए ऑप्शन है मीथेन, बी ऑप्शन है इथेन, सी ऑप्शन है प्रोपेन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सीएनजी का मुख्य अवयव निम्न में से कौन सा होता है। तो मीथेन गैस होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सीएनजी का उपयोग हम खाना बनाने में नहीं करते हैं, सीएनजी का उपयोग वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है। और सीएनजी का पूरा नाम क्या होता है। तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 34
34 नंबर प्रश्न है कि जिनके बाह्यतम कक्षा में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन हो उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है धातु, बी ऑप्शन है अधातु, सी ऑप्शन है उपधातु, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जिनके बाह्यतम कक्षा में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे अधातु कहते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जिनके बाह्यतम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे धातु कहते हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है कि विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन सा धातु होता है। ए ऑप्शन है चांदी, बी ऑप्शन है लोहा, सी ऑप्शन है ग्रेफाइट, डी ऑप्शन है हीरा। यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन सा धातु होता है, तो चांदी होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो चांदी होता है इसका प्रतिरोध नगण्य होता है, ना के बराबर होता है, इसलिए जो चांदी होता है ये विद्युत का सर्वोत्तम चालक होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है कि कार्बन का अपरूप निम्न में से कौन सा है। ए ऑप्शन है ग्रेफाइट, बी ऑप्शन है हीरा, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कार्बन का अपरूप इनमें से कौन सा है, तो ग्रेफाइट और हीरा दोनों है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है कि सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। ए ऑप्शन है हीरा, बी ऑप्शन है सोना, सी ऑप्शन है चांदी, डी ऑप्शन है लोहा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, तो सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न है कि शुद्ध सोना कैसा होता है। ए ऑप्शन है कठोर, बी ऑप्शन है मुलायम, सी ऑप्शन है अति कठोर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शुद्ध सोना कैसा होता है, तो शुद्ध सोना मुलायम होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो शुद्ध सोना होता है ये 24 कैरेट का होता है, इसे आपको याद रखना है। और आभूषण कितने कैरेट सोना से बनाया जाता है, तो 22 कैरेट सोना से आभूषण बनाया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न है कि आभूषण कितने कैरेट सोना से बनाया जाता है। ए ऑप्शन है 20 कैरेट, बी ऑप्शन है 24 कैरेट, सी ऑप्शन है 18 कैरेट, डी ऑप्शन है 22 कैरेट। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आभूषण कितने कैरेट सोना का बना होता है, तो 22 कैरेट सोना का बना होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न है कि लोहा को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है गैल्वेनीकरण, बी ऑप्शन है एनोडीकरण, सी ऑप्शन है पानी चढ़ाना, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लोहे को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो गैल्वेनीकरण कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर प्रश्न है कि सोना किस में घुलता है। ए ऑप्शन है अम्लराज में, बी ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल में, सी ऑप्शन है नाइट्रिक अम्ल में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सोना किस में घुलता है, तो सोना अम्लराज में घुलता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर। 42 नंबर प्रश्न है कि वायुमंडल में CO2 गैस कितना प्रतिशत पाया जाता है। ए ऑप्शन है 0.02%, बी ऑप्शन है 0.03%, सी ऑप्शन है 0.003%, डी ऑप्शन है 0.04%। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वायुमंडल में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो 0.03% पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर।
43 नंबर प्रश्न है कि पीएच स्केल पर कितनी संख्या अंकित होती है। ए ऑप्शन है 0 से 14 तक, बी ऑप्शन है 1 से 14 तक, सी ऑप्शन है 14 से 0 तक, डी ऑप्शन है 1 से 10 तक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पीएच स्केल पर कितनी संख्या अंकित होती हैं। तो पीएच स्केल पर 0 से लेके 14 तक की संख्याएं अंकित होती हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर प्रश्न है कि मेथेन एक उत्तम, ए ऑप्शन है ईंधन है, बी ऑप्शन है घोलक है, सी ऑप्शन है कीटनाशक है, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मेथेन एक उत्तम, तो मेथेन एक उत्तम ईंधन है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर प्रश्न है कि अम्ल का जलीय विलयन किसका सुचालक होता है। ए ऑप्शन है विद्युत का, बी ऑप्शन है चुंबक का, सी ऑप्शन है विद्युत और चुंबक दोनों का, डी ऑप्शन है इनमें से सभी का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अम्ल का जलीय विलयन किसका सुचालक होता है। तो अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर प्रश्न है कि नींबू रस का पीएच मान कितना होता है। ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 2.5, डी ऑप्शन है 4। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नींबू रस का पीएच मान कितना होता है। तो 2.5 होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर प्रश्न है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र क्या होगा। यहाँ पे आपको बताना है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र क्या होता है। तो H2SO4 होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर प्रश्न है कि ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है। ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 6.5, डी ऑप्शन है 7। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है। तो ताजे दूध का पीएच मान 6.5 होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर प्रश्न है कि सेब में कौन सा अम्ल होता है। ए ऑप्शन है सिट्रिक अम्ल, बी ऑप्शन है मैलिक अम्ल, सी ऑप्शन है टार्टरिक अम्ल, डी ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सेब में कौन सा अम्ल होता है। तो सेब में मैलिक अम्ल होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और नींबू और संतरे में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, दूध दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 50 नंबर प्रश्न है कि खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है। ए ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट, बी ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट, सी ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और धोने का सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। रसायन शास्त्र के काफी महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता चुके हैं। तो इसमें से जो भी आपको प्रश्न याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस भरा रहता है। ए ऑप्शन है अमोनिया, बी ऑप्शन है नाइट्रिक अम्ल, सी ऑप्शन है ऑक्सीजन, डी ऑप्शन है हाइड्रोजन। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।